आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ठीक 11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर डॉन डर रहा है। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है वो तो आपके सामने है, जिसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद इस वक्त बोल रहा है कि मेरे परिवार को कुछ मत करिए, और मिट्टी में मिलाने का काम तो हो चुका है। हालांकि विधानसभा के अंदर हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्हें आजकल बाबा के नाम से भी बुलाया जाता है, जब उनकी तरफ से कहा गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर कोई और डॉन, इस वक्त डर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कराए हैं और आपको बताएंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है माफिया अतीक अहमद की। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में उसकी पेशी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले वो लाया जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर और एनकाउंटर का डर सता रहा है। कह रहा है कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और खबर इस वक्त की ताजा बता रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में हम देख रहे हैं किस तरीके से उसका पूरा परिवार रडार पर है। और उमेश पाल अपहरण केस में उसे पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन हत्याकांड मामले में एक बार फिर से उसकी पेशी है और उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसकी एंट्री हो गई है, क्योंकि साबरमती जेल से वो लाया जा रहा था। और ये कहा जाता है कि आज दोपहर में उसकी कोर्ट के अंदर पेशी होनी है। तकरीबन 2 से 2:30 बजे का समय रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। माफिया अतीक अहमद को डर लग रहा है, जिसका कभी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बोलबाला हुआ करता था। और उत्तर प्रदेश के अंदर ना सिर्फ वो डॉन था, बल्कि वो राजनेता के रूप में भी अपना दबदबा दिखा चुका था लोगों के बीच। और लोगों को डरा के रखने वाला अतीक अहमद आज खुद डर रहा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अतीक अहमद किस तरीके से डरा हुआ है। और अतीक अहमद जब मीडिया कर्मियों को बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो आपको भी हम उसी की जुबानी सुनवाएंगे। अतीक, आपको लग रहा है कि पुलिस सर आपको क्या कहना है? अतीक आपका अतीक क्या कह रहा है? आपका कुछ बोलना चाहिए। सबका शुक्रिया कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाता? वरना क्या हो जाता आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? वरना क्या होता? देखिए, राजीव अतीक जो है उसने मीडिया का किया है। उसने कहा कि आप लोग की वजह से मेरी हिफाजत है। अतीक, किस बात का डर लग रहा है आपको? आप डरे हुए कल तक आप दबंगई कर रहे थे, आज डर लग रहा है आपको? आप डर लग रहा है? मारने की बात कर रहे थे बार बार। पेशी होगी, कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दीजिए। नीचे आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? उमेश पाल परिवार के बता रहे, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड में क्या कहेंगे? जानू भाई जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या बेटा कहाँ पर आ रहे? बेटा कहाँ पर है? तो अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। परिवार के बारे में क्या कुछ कहा उसकी जुबानी हमने आपको सुनवाया, और वो कह रहा है कि मेरा जो माफिया था उसका अंत तो
पहले ही हो गया था, लेकिन अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। एनकाउंटर हो सकता है। मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि जब तक मीडिया है जब तक सेफ हूं, यानी डर उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। और ये डर बनाने का काम क्या उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से किया गया है माफियाओं के अंदर? क्योंकि पिछली पार्टियों की सरकार रही तो माफियाओं को खूब पैदा किया गया और माफियाओं को सरकार में भी रखा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है अब तो ना माफिया का कोई व्यक्ति सरकार में रहेगा, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं और मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आज बहस इसी पे होगी मुद्दे की बात में। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जिन सवालों को हम राजनेताओं से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या अतीक अहमद का एनकाउंटर होने वाला है? सवाल ये भी कि क्या यूपी में माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं? और सवाल ये भी पूछेंगे कि अतीक जैसे माफियाओं को कौन संरक्षण देता है? राजनेताओं का संरक्षण कैसे मिल जाता है? माफियाओं का जब अंत हो रहा है तो विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है? सवाल ये भी पूछेंगे कि यूपी में अब और किन माफियाओं का नंबर है जिसको मिट्टी में मिलाया जाएगा? ये तमाम अहम सवाल है मुद्दे की बात में जो आज हम पूछने जा रहे हैं। कुछ राजनेता मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्णा मोहन पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मुद्दे की बात में आपने समय निकाला है। मनोज यादव जी हैं, अक्सर आपने मुद्दे की बात में इन्हें देखा होगा, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी भी लगातार आते रहे हैं मुद्दे की बात में। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। सबसे पहले संदीप जी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सवाल का जवाब दीजिएगा। जो अतीक अहमद कह रहा है, क्या इससे पहले किसी माफिया की जुबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपने सुना? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि मिट्टी में मिलाएंगे, जिसके बाद माफियाओं की जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। संदीप जी। देखिए हर्ष जी, खुशी भी है इस चीज की कि आज जो माफिया है वो डरा हुआ है, और जब जब माफिया डरेगा, जब जब क्राइम करने वाला व्यक्ति डरेगा तो आम जनता का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। और इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। किसी को इतना बड़ा डॉन बनाने में सरकारों के हाथ रहे हैं, राजनेताओं के हाथ रहे हैं, उन्होंने उनको पाला है, परवरिश किया है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। और जितने भी ये चीजें हैं, चाहे वो बैठकर इंडिया में इस तरीके की कार्यवाही को अंजाम देते हो, चाहे वो विदेशों में बैठकर इस तरीके की कार्यवाही को अंजाम देते हो, उनको बड़ा बनाने में हमारी राजनीति, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन्वॉल्व रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोर तार इन लोगों को मिलते रहे और ये मजबूत होते चले गए। लेकिन आज की तारीख में चीजें बदल गई हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आम जनता का जो विश्वास है, जो आज की तारीख में किसी भी स्टेट में जनता कई बार नारे लगा देती है कि योगी योगी, कि उन्हें योगी जैसा आदमी चाहिए, क्योंकि क्राइम एक बहुत बड़ी चीज है। आम आदमी हो या खास आदमी हो, जब वो घर से बाहर संदीप जी, सवाल ये है ना कि जो डर इस वक्त देखने को मिल रहा है वो डर पहले क्यों नहीं देखने को मिलता था? सवाल ये है। बिल्कुल हर्ष जी, ऑर्डर इसलिए देखने को नहीं मिलता था, मैंने आपको बताया, क्योंकि सरकारों की छत्र छाया में ये लोग पलते थे, और जब अपनी सरकार की छत्र छाया में कोई पलता है तो उसका डर देखने को कहाँ मिलेगा। आज की तारीख में सरकारों का साथ नहीं मिल रहा है, अधिकारियों का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये हालत हो गई है कि बदमाश खुद रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारा इनकाउंटर हो सकता है। तो ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल है। अदरवाइज हर्ष जी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की क्या इमेज हो गई थी। उत्तर प्रदेश को लोग बहुत ही बुरे स्टेट में गिनने लगे थे। नया पढ़ने के लिए बच्चे आना चाहते थे, नया इन्वेस्ट करने के लिए कोई बिजनेसमैन आना चाहते थे। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि सरकारों की गलती रही है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, एक एक सवाल लेता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मनोज जी, मैं आपके पास बस 1 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन सत्ता में इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो कुछ सवाल उनसे सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा, क्योंकि आप पिछली सरकार में रहे हैं। अभी जनता ने आपको नकारा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अभी देखते हैं किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आ रहा हूं आपके पास। कृष्ण मोहन जी, आपके पास आ रहा हूं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कहां है आरोपी? सत्ता में इस वक्त आप हैं, कई आरोपियों का अब तक पता नहीं है। गाड़ी इधर से उधर अतीक अहमद की जा रही है, वाहवाही आप बटोर रहे हैं, लेकिन तमाम वो लोग कहां हैं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं? एक बात स्पष्ट कर दूं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी हो, अपराध करके बच नहीं सकता है। आज नहीं तो कल
उसको या तो सरेंडर करना होगा या तो पुलिस के किसी गोली का से अपराधियों का मन 27 वर्षों के एक कालखंड में अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से एक हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती थी इन अपराधियों को समाप्त करने का। हमने उनको समाप्त करने का काम किया है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो फरार से गए हैं, परंतु मैं उनको स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ कि या तो सरेंडर करेंगे और या तो किसी पुलिस की मुठभेड़ में वो शहीद हो जाएंगे। अब उनको तय करना है कि वो आकर सरेंडर करे या फिर किसी पुलिस की गोली का शिकार बने। मैं इस देश को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अतीक के परिवार के लोग या कोई भी अपराधी जो कि इस सरकार में अपराध बढ़ाने के लिए इसके उद्देश्य से कार्य करना होगा तो अपने मंतव्यता को भूल जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा, यहाँ पर किसी के भाषण की जरूरत नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, ये डिबेट है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप अपना पक्ष रखिएगा। एक कमेंट ले रहा हूँ, ओपनिंग कमेंट ले रहा हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। भाषण के तौर पर यहाँ कोई ना कुछ कहे, पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे मुद्दे की बात में तो अच्छा रहेगा। मेरा फॉर्मूला होता है जनता को समझाना। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि भैया अतीक अहमद को आपने संरक्षण दिया, पिछली सरकारों में इतने माफियाओं को संरक्षण मिला कि उत्तर प्रदेश की इमेज ही बदल गई। आजमगढ़ हो या कोई और प्रदेश हो, वो तो माफियाओं के नाम पर जाना जाने लगा। क्यों? आपके समय में मुलायम जी मुलायम हो जाते थे माफियाओं पर। अखिलेश यादव की अगर जरा सी भी नाराजगी हुई तो बेटे को साइड कर दिया, फिर अखिलेश यादव भी उसमें संलिप्त हो गए। कई आरोप सर बीजेपी ऐसे लगाती है और आप तो सत्ता में रहे हैं सर, सवाल तो आपसे भी बनता है। मनोज जी। बिल्कुल, हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल अगर जो सत्ता में रह चुका है उससे विपक्ष और जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। हम उनको आजादी भी देते हैं कि वो हमसे सवाल पूछे, वो चाहे चौथा खंबा हो और चाहे तमाम सारे और लोग। लेकिन मूल बातों से और महत्वपूर्ण बातों से कभी भटकना नहीं चाहिए, इससे अच्छा नहीं लगता। बीजेपी के प्रवक्ता ने गैर संवैधानिक बातों का प्रयोग किया जो मैं ना खुद करना चाहता हूं ना मैं अपनी सरकार में रहते हुए करने देना। ठीक है, एक मिनट मनोज जी, थोड़ी आवाज मनोज जी की बढ़ा दीजिएगा, मेरे साथ बहुत काम आ रही है। ठीक है मनोज जी, कंटिन्यू करिएगा। हम एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक ढांचे के तहत रहते हैं। हमारा कोई नाजी व्यवस्था नहीं है हमारे, ना हम कोई सूडान और ईरान तुरान की तरह के देश। हम ये पूछना चाह रहे हैं, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता था, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए, चाहे वो सोलर प्लांट में हो, चाहे वो मॉल्स में हो, चाहे हॉस्पिटलिटी में हो, चाहे एजुकेशन में हो। इतने आए, सब ये सारे कहां से आए थे? और बनके फिर योगी बाबा ने उनको फीता भी काटा उनका। तो ये बातें टीवी पे कहना, ये सरलीकरण वाली भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अतीक पे बात जरूर करना चाहेंगे। हम पे आरोप है कि हमने अतीक को प्रश्रय दिया। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का वो विधायक और सांसद के रूप में रहा, ठीक है, लेकिन 2012 से समाजवादी पार्टी के किसी भी चुनाव में ना तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और ना ही पार्टी में उनको रखने का प्रयास किया। अखिलेश जी ने स्पष्ट बात कर दी। और पूरे प्रदेश में हर्ष जी आपको बता दूं कि अगर माफियाओं से दूरी बनाने का सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने काम किया तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। इस बात को कहने में अगर किसी को शर्म आती है तो वो अपनी काबिलियत को सोचे कि वो कितना काबिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप अतीक और मुख्तार का नाम लेते हैं तो ये भी किसी न किसी गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर बने, ऐसे तो बने नहीं है। अगर मैं मुख्तार का नाम लूं तो वो किससे उसकी लड़ाई है? उसका नाम ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश सिंह को Y+ श्रेणी किसने दे रखी है सुरक्षा? जमानत पे कौन बाहर आया है? और वो उसकी पत्नी कहां से MLC का चुनाव जीती है? उसके भतीजा और चाचा कहां से MLC और विधायक? ये बात भी तो तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों को बतानी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों को नहीं नकारता मनोज जी। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, मैंने आपकी बातों को नहीं नकारा। मनोज जी मेरा सवाल सुनिएगा, आप जवाब देंगे, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैंने आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकारा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में इस वक्त जो खौफ है ना माफियाओं के अंदर, वो आपकी सरकार में क्यों नहीं था? खौफ, एक माहौल बनाने की कोशिश आप लोगों ने क्यों नहीं की कि भैया हाँ माफियाओं को डर लगे? आप ही कह रहे हैं ठीक है अतीक से आपका कोई लेना देना नहीं रहा 2012 के बाद, लेकिन
खौफ बनाने का वो काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त कर रही है, अगर आपके समय में किया जाता तो जनता आपको दोबारा से पसंद करती। सर मनोज जी। बिल्कुल, आपका सवाल स्वागत योग्य है, मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन इसको समझना आपके दर्शकों को भी चाहिए और हमें भी। देखिए, 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ के काम बटे हुए हैं। हम सरकार के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था डेवलप कर सकते हैं। वो पुलिस का रिफॉर्म हो सकता है, पुलिस की भर्ती हो सकती है, पुलिस को अपग्रेड करना हो सकता है, तमाम सारे संसाधन देना हो सकता है अपराध को रोकने के लिए। हम न्यायपालिका काम तो नहीं करेंगे कि न्यायपालिका का काम चले सरकार करना शुरू कर दे। हम मीडिया का काम तो करना नहीं शुरू करेंगे कि सरकार चले मीडिया का काम शुरू कर दे करना। हमने वही काम किया जो हमारे संवैधानिक ढांचे में हमको दी गई थी। अखिलेश जी के समय में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस का रिफॉर्म किया गया। हमने बेहतरीन सिस्टम बनाया, 10-90 बनाया, हमने यूपी 100 बनाया, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। चुनावी भाषण वाली डिबेट में बातें नहीं चाहिए। आपने ये आप क्या चाहते हैं? हम मैंने पकड़ पकड़ के गोली मारे क्या? नहीं किया आपने। अरे जी, हम पकड़ पकड़ के गोली मारे क्या? आप ये चाहते हैं क्या कराना? हम ये काम नहीं कर सकते हैं सर। आप ये काम नहीं कर सकते, माफियाओं में खौफ को पैदा कर सकते हैं। अतीक अहमद जो आप बोल रहा है, अतीक अहमद को मार दिया क्या? 4 दिन से खबरें चल रही हैं, एनकाउंटर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हर जी एक लाइन सुन लीजिए, महत्वपूर्ण लाइन है। हाँ, इनकाउंटर को अगर संवैधानिक रूप से परिभाषित किया जाएगा तो वो एक अनस्टंट, बिल्कुल अपने आप घटने वाली घटना है। ये नहीं कि अपराधी को पकड़ के हम चले गोली मार दें और बताएं कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं। और न टीवी मैंने ये नहीं कहा है कि सरकार अपराधी को पकड़ के गोली मार दे, मैंने ये नहीं कहा। जहां तक सत्ता की बात है, सत्ता से पहले ही मैंने सवाल लिया कि भैया 4 आदमी अभी गायब हैं। 1 मिनट सर, वो कहाँ है? मैंने पूछा है पहले ही सवाल, उस पे भी सवाल खड़े किए हैं। तो वो सरकार नहीं बताएगी। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम एनकाउंटर ही कर देते क्या, हम गोली ही मार देते क्या? अरे खौफ तो पैदा कर सकते थे ना सर। बात कर रहे हैं आपकी सरकारें रही है, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, आप कह रहे सीधे गोली मार दें क्या? अरे खौफ पैदा कर समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकार नहीं है, भुगत चुके हैं आप। संदीप जी आइए जरा, आ रहा हूं सर, समय सबको देना है। संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से फिर बीजेपी से सवाल लेता हूं, सत्ता में वो है इस वक्त। संदीप जी। देखिए हर्षी, बहुत अच्छी बात कही मनोज जी ने कि क्या हम गोली मार दे क्या? आपको भी याद होगा जब राम मंदिर का कार्य चल रहा था तो कितने राम भक्त, क्या बेशर्मों वाली बात करते हो टीवी पे बैठ के, बेशर्म कहेंगे में बहा दिया गया। तो इनकी गोली कब चलेगी? इनके ऊपर मुकदमा करूंगा मैं। हिंदुओं के ऊपर इनकी गोलियां चली और हिंदुओं के ऊपर जब ये अनपढ़ आदमी कैसे टीवी पे आ गया? मनोज जी किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। मनोज जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मनोज जी आप मेरी डिबेट में आते रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सर? आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, कौन अनपढ़ है, क्या है? अरे आप जवाब दीजिए ना सर। अगर आपको कोई कह रहा है राजनीतिक विशेषज्ञ है या कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, आप सुनिए, जवाब दीजिए। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अरे झूठ बोला जा रहा है तो आप उसको सच में साबित करिए ना सर। मैंने आपको दिया है। मनोज जी सुन लेते हैं, इनको माफी मांगनी मनोज जी पड़ेगी। सुन लेते हैं, मनोज जी सुन लेते हैं, इनको माफी मांगनी ठीक है। पड़ेगी। संदीप जी दोबारा से अपनी बात को कहिएगा सर प्लीज। संदीप जी, संदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संदीप जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही। संदीप जी आवाज आ रही है मेरी? जवाब दे दो, आप जवाब दीजिए सर, इतने आवाज लो टाइट। देखिए, हाँ, आदरणीय नेताजी पे यह आरोप लगता है कि उन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई। इस थाने में उनके खिलाफ आपराधिक ये मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश की उस पुलिस जिसने गोली चलाई थी उसके खिलाफ कौन सा आपराधिक मुकदमा दर्ज है? और एक बात बताओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि वहां पे पत्ता भी ना। संदीप जी की आवाज दीजिएगा जरा, ठीक है? अभी रुक जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। जब वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहां गोली चलाई गई? नहीं, आधार बता रहे हैं ना, बनाने वालों को वो आधार बता रहे हैं। आपने सुना नहीं मनोज जी, आपने पूरी बात तो नहीं सुनी ना। बेशर्मी वाली बात करते हैं, आपने पूरी बात नहीं सुनी। संदीप जी पूरी बात कहिएगा सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। संदीप जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? हाँ ठीक है, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए संदीप जी की, ठीक है? संदीप जी, हर्ष जी अयोध्या में गोली चली थी ये किसी से छुपा नहीं है। उसको ये कह सकते हैं कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई। जब उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड के लोग बसों में भरकर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर पहुंचे, वहां पर गोलियां भी चली, कितने लोग मारे गए, कितने बलात्कार हुए उत्तराखंड के लोगों के साथ,
ये चीज किसी से छुपी नहीं है। और हर्ष जी, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, जब बेटियों का बलात्कार करने वालों के लिए कहा गया मनोज जी, कि समाजवादी जवान पार्टी बच्चे की इस तरीके सरकार थी उस गलती वक्त। कर देते हैं। हाँ। तो आप ये मैं जवाब बताइए दूंगा। किस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे, किस तरीके के उत्तर प्रदेश का उदय होता था। और इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर अतीक अहमद का जन्म हुआ, मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मनोज जी जवाब दीजिए, आपकी सरकार में तो बलात्कार हो जाते थे, आपकी सरकार में कोई व्यक्ति जेल नहीं जाता था, फिर आप बात करते हैं। लगा और जो हमारा शर्मी और बेशर्मी हिंदू था वो मनोज उत्तर जी, प्रदेश के अंदर ठीक है, डर के संदीप जी रहने सुन लगा। ले। अगर मुख्तार अंसारी कितने सालों से जेल में है, ये बात किसी से छिपी है क्या? या मैं बताऊं तब ध्यान आएगा। अतीक अहमद कब से जेल में है, ये क्या बात किसी से छिपी है क्या? यह अपराधी जेल में है, ये बात किसी से छपी है क्या? हमने तो अपनी इस सारी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, लेकिन इनके साड़ू भाई लगते होंगे ब्रजेश सिंह, इसीलिए नाम लेने में शर्म आ रही कि कहीं साड़ू भाई इनके फंस ना जाए। इसीलिए संदीप चौधरी को ब्रजेश सिंह का नाम लेने में शर्म आ रही, चुन्नू सिंह का नाम लेने में शर्म आ रही है। हम अपराधियों के साथ आपको नहीं हैं। अतीक अहमद का नाम आप लेने में करिए शर्म आ अपनी रही थी हिस्सेदारी। क्या उस वक्त जिस वक्त आपकी हमें सरकार थी? किसी का नाम लेने में शर्म नहीं आती। अपराधी अपराधी होता है, चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, हर चीज। हम इस तरह के शर्मिंदगी वाले मनोज जी, काम मैं नहीं वही करते तो हैं। पूछ रहा हूँ कि अपराधियों में देखिए, खौफ क्यों पैदा नहीं किया सुनिए, आपने? मैं तो यही पूछ रहा हूँ सर, आम मेरे जनता क्यों नेता मरती पे रही? सुन लीजिए, मेरे दोनों नेता पे, हाँ, चाहे वो आ रहा हूं आदरणीय कृष्णा जी, नेताजी अब दुनिया में नहीं है और चाहे अखिलेश जी हो, किसी पे आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं। और जिनको ये गुण गा रहे, माला जप रहे हैं जिनकी, वो सब दंगाई हैं, अपराधी हैं, हत्या करने के आरोप आप तय करेंगे कौन दंगाई है? और आप हत्यारों तय से करेंगे अपने कौन नेता की दंगाई तुलना है? नहीं कर सकता। आप तय करेंगे आप कौन मालूम दंगाई है है? जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इन नहीं, पे आप दंगाई तय है, करेंगे मुकदमे कि हैं। मुख्यमंत्री दंगाई है या कौन दंगाई है? जाहिर जाइए सी ना बात है, मुख्यमंत्री के मुकदमे खिलाफ हैं। मुकदमा करिए ना, मुकदमे हैं तभी कोर्ट तो। में जाइए सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे तो जाइए मुकदमे ना हैं, कोर्ट के दंगा अंदर मनोज करने जी। के, अगर हत्या मुख्यमंत्री करने के दंगाई है तो कोर्ट के जो- अंदर क्यों नहीं जाते? आप बात करते हैं। अरे जिसने अपने मुकदमे दीजिए। वापस ले लिए हों उसके मुकदमे को जवाब समय दीजिए आने पे कृष्ण जी। इंतजार करिए थोड़ा सा। कृष्ण जी जवाब दीजिए। थोड़ा दंगा इंतजार- आप फैला रहे हैं कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। को बड़ी देर से मैं सुन रहा था, इनको एक एक करके मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले इनको मैं जवाब दूंगा जो आज तक मेरे सारे के अपराधी मुख्यमंत्री है, इनको शायद जानकारी ना हो, ये पढ़ ले और शायद पढ़ क्या करें कि मुलायम सिंह पर 44 मुकदमे और वो आपराधिक मुकदमे थे जिसमें जघन्य अपराध थे, डकैती के, हत्या के, नाम बताओ। मुकदमे थे। जब पहली बार कोई मुकदमा नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो। कहीं भी एफिडेविट में कभी मुकदमा नहीं आया। उन पे जो मुकदमे लगे वो राजनीतिक मुकदमे थे, मुख्यमंत्री ने अपने इमरजेंसी में जेल जाने के मुकदमे थे। आपको पता नहीं क्या? इमरजेंसी में वो गए, 19 महीने के लिए जेल गए। उस इमरजेंसी में आप भी कांग्रेस के खिलाफ थे, आपके भी तमाम नेता गए। मायावती जी ने उन पे जरूर तमाम सारे हजारों मुकदमे एक बार लगाए थे, लेकिन वो किसी अच्छा किसी मनोज जी, भी वाजिब दोष सवाल नहीं पूछूंगा साबित आपसे। हुआ। ठीक है कृष्ण जी, ठीक है कृष्ण जी, ठीक है। आप योगी अपनी आदित्यनाथ वाला आपकी जांच अगर कराओ, बीजेपी की 302 सरकार है, आप 307 सवाल का जवाब दीजिएगा कहाँ है बाकी आरोपी? ठीक है कृष्ण जी। देखो देखो सब पे हैं, तड़ी पार भी हैं, तड़ी पार भी हैं, वो तड़ी पार भी है तुम्हारे वाले गृह मंत्री। तड़ी पार समझते हो ना? ठीक है मनोज जी एक वाजिब सवाल पूछता हूँ, आ रहा हूँ मैं आपके पास। समझ लो, संदीप जी आ रहा समझ के लोग क्या हूँ। होता मनोज जी है। एक वाजिब सवाल। कृष्ण जी एक मिनट रुक जाइए। कृष्ण जी चीखने चिल्लाने से नहीं होगा ना, सबका काला चिट्ठा पता है सर यहाँ पर। मुद्दे के बाद में सबका चिट्ठा पता होता है सर हमें। कृष्ण जी एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। सरकार बहस वाजिब हो तो अच्छा लगता है कृष्ण जी, बहस वाजिब हो, जनता समझे तो अच्छा लगता है सर। चीखना चिल्लाना मकसद नहीं है। एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए कृष्ण जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए कृष्ण जी। फिर उत्तर प्रदेश के लहजे में मैं बात करूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं पत्रकारों को शोभा नहीं देता है आपकी लैंग्वेज में बात करना। रुक जाइए कृष्ण जी, रुक जाइए, शांत हो जाइए। मनोज जी एक वाजिब सवाल पूछता हूं। मनोज जी आपकी सरकार थी, मैंने सर बड़े लेख भी पढ़े हैं, देखे भी हैं। जिस वक्त दंगा होता था सलमान खान का डांस अखिलेश यादव देखा करते थे। अतीक अहमद की जब बात आती थी तो मुलायम सिंह यादव मुलायम हो जाते थे। जब अखिलेश यादव खुद मना करते थे कि भैया नहीं, काम नहीं है, मत भर्ती करिए, इन लोगों को टिकट मत दीजिए, मुलायम सिंह से नाराज अखिलेश यादव हो गए थे। वो बात तो आपको याद होगी ना सर। फिर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, ठीक है, अखिलेश यादव कितनी बार मुख्यमंत्री रहे सर? अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। जब पिता वो चीज कर रहे थे, बेटा मुख्यमंत्री बन गया, नाराजगी थी तो करते मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव बनते रहते, नहीं किया गया। तभी तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तभी तो कृष्ण जी चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे सवाल। जवाब दूं? बिल्कुल। देखिए मैंने ये बताया कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद
गोली दीवार पे चला के और गधे और घोड़े पे चला के माफिया नहीं बने। ये भी इनके खिलाफ किसी गैंगस्टर से इनकी लड़ाई रही। कानून अपना कार्रवाई करता है, न्यायपालिका अपनी कार्रवाई करता है, सरकार अपनी कार्रवाई करती है, एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक दौर बड़े संदीप चौधरी जी वरिष्ठ हैं, ज्यादा ज्ञान होगा, महाराष्ट्र से चलिए और बिहार तक जाइए, इसी में छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी एरिया ले लीजिए, नक्सलवाद से लेके उग्रवाद से लेके और इस तरह के माफिया राज तक के हर स्टेट में लगभग माफियाज आपको देखने को मिलते हैं। गैंगवार मुंबई का किसी से छुपा नहीं है। सरकार बीजेपी की और कांग्रेस थी, वहां समाजवादी पार्टी भी थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में जिस तरीके से इसका बढ़ावा हुआ था उसी तरीके से इसका खात्मा भी हुआ। खात्मा करने वालों में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले पहल की और हमने माफियाओं से हमारे नेता ने दूरी बनाने का काम किया। चुनाव हम हारे। 3 माफियाओं के नाम बताइए आपकी सरकार में जेल भेजे गए हो। 3 माफियाओं के नाम जो आपकी सरकार में जेल, सारे माफिया जेल में थे। हाँ। मुख्तार भी जेल में थे, अतीक भी जेल में थे, ब्रजेश सिंह जो लापता थे बीजेपी के दौरान, जेल में बैठे बैठे टिकट कौन दे रहा था? छत्तीसगढ़ में थे। जेल में बैठे बैठे टिकट कौन दे रहा था? मनोज जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जेल में थे, टिकट कौन दे रहा था? सर आपकी पार्टी से टिकट मिल रहा था, बात करते हैं। आप जेल में बैठे बैठे वो चुनाव लड़ रहे थे। हर्ष जी 2017 में मुख्तार अंसारी को सपा से टिकट देने की बात हुई। अखिलेश जी ने उसका विरोध किया। हम 47 सीट पे आ गए, लेकिन हमने टिकट नहीं दिया, हमने पार्टी में नहीं लिया। और उससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार की बात के बारे में तो एक्सेप्ट खुद कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में थे और सारे राजनीतिक दलों में माफिया थे और नहीं है। आज सच रखिए ना सामने, सुन लीजिए, आप ठीक बात रखिए ना, मेरे को क्यों बोलना पड़ रहा है फिर? आप कहते हैं कि आपके समय में जेल गया, कोई टिकट देने का काम आप कर रहे थे। एक मिनट, मेरी हाँ में हाँ मिला लेना जब आप सवाल। मैं आपकी हाँ में नहीं मिलाऊंगा। अरे सुन, हाँ में हाँ आपका भी दामन साफ नहीं है। अरे जवाब ले लो भाई, जवाब प्लीज जवाब ले। ठीक है। प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं, हाँ बोलिए। हाँ। उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, बोलिए हाँ। और वहां से बीजेपी का एमएलसी का चुनाव लड़ता है एक व्यक्ति, बोलिए हाँ। वो हार जाता है, बोलिए हाँ। जीतता कौन है? आप नहीं पूछोगे। जानता कौन जीतता है? माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी जीतती है वहां चुनाव। अब बताओ कौन लड़ रहा है माफियाओं से? कौन राजनीति में माफियाओं की एंट्री बंद कर रहा है? आप जैसा करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, आप बताएंगे नहीं कि हमने क्या ठीक किया, आप कहेंगे वो भैया वैसा कर रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, तो सब जैसा कर रहे हैं ठीक है ना। इतिहास आप ना नहीं ला सकते, ना बीजेपी बदलेगी, ना आप जवाब दीजिए, ना कृष्ण जी जवाब देंगे। क्या बात करेंगे? हम डिबेट में बैठ के आपसे सवाल पूछेंगे, 5 साल बाद कृष्ण जी से पूछेंगे कि कौन सा माफिया पैदा हुआ। सवाल नहीं पूछ पाएंगे। कैसे नहीं पूछ पाएंगे? माफिया की पत्नी जीत जाती है, आप नहीं पूछ पाओगे सवाल। बड़ा कलेजा होना चाहिए सर। सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। मनोज जी आप 1 मिनट, कृष्ण जी रुक जाइए, कृष्ण जी 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपको बोलने को नहीं कहा है सर, ये मेरी डिबेट है, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कृष्ण जी 1 मिनट। मनोज जी आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं सर, मैंने तो आपसे ये कहा, आपने आपकी बातों को मैंने नकारा नहीं सर, लेकिन आप ही जब जेल के अंदर लोगों को टिकट देने का काम करेंगे तो शोभा कहां से देगा आपकी पार्टी? तो बड़ी पार्टी नहीं है। पार्टी ने किस अपराधी को जेल से टिकट दिया बताइए? 12 सालों में, 10 सालों में। हम नाम जानना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब नाम बताइए ना। नहीं सर। संदीप जी आप आइए, मैं जवाब दूंगा। संदीप जी आप आइए। वो कह रहे हैं कि चलिए हमारे समय में तो गुंडागर्दी थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म करने का काम हम कर रहे थे, इतने बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब भी वो है। संदीप जी जल्दी से। देखिए हर्ष जी, कई चीजें रही समाजवादी पार्टी में, इस चीज से मैं इनकार नहीं करता कि डिम्पल यादव जी हो या अखिलेश जी हो, वो चाहते थे बेहतर काम करना, लेकिन बेहतर काम करने के लिए जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, सिंगल हैंड पावर होती है, वो मेरे ख्याल से उनके पास नहीं थी। इसीलिए कहीं आजम खान की सरकार चलती थी, कहीं दूसरा अतीक अहमद की सरकार चलती थी, कहीं अंसारी की सरकार चलती थी, और 500 दंगे अखिलेश जी के राज में उत्तर प्रदेश में हुए। किस तरीके से मुजफ्फरनगर जला, आपको भी याद होगा, कैंपों में लोगों को रहना पड़ा। माफियाओं पर डिबेट हो रही है। मनोज भाई को गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के प्रति वफादार है, इन्हें गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें मनोज भाई जो समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। समाजवादी पार्टी को आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने हज जो हज भवन होते हैं, हज निर्माण करवाया,
क्या कहीं हिंदुओं के लिए, कहीं किसी के लिए किसी चीज का निर्माण करवाया? आपने मस्जिदों का निर्माण करवाया क्या? कहीं मंदिरों का निर्माण कौन सी करवाया? मस्जिद का निर्माण आपने जो करवाया? नाम कब्रिस्तान बताइए। है उनकी चारदीवारी कैसे करवाई? आप क्या पढ़े आपने लिखे कहीं लोगों को शमशान टीवी घाट पे की बैठा चारदीवारी लेते हो? करवाई? इतना अगर आप मनोज लोगों जी, को बराबर लेकर मनोज जी के बातों को चलते सुनिए हैं, ना। मुझे कौन सी आप मस्जिद टिकट लेने बनवाई पे तुले है? हुए हैं, कौन पढ़ा लिखा है, तो कौन मुझे नहीं लगता पढ़ा है लिखा है। समाजवादी आपकी पार्टी सरकार में के जो हुआ वो ऊपर कच्चा आरोप चीटा नहीं खुलता है तो आपको दर्द क्यों होता है सर? एक एक करके उस नाम तो मैं मस्जिद ले का रहा हूँ, नाम आप बताओ, बताइए जिले ना का कौन सा नाम नाम बताओ। आपको पूछना है। मैं कह रहा हूँ कौन सी मस्जिद बनवाई सपा ने? इतने दिव्य पुरुष को आपने ठीक है, बैठाला है, ठीक है, गूगल एक मैप मिनट है, मनोज जी सुन लीजिए, उनसे मनोज जी सुन पूछिए लीजिए, तो। मनोज जी आप तीनों सभ्य व्यक्ति हैं सर। मैं अपने डिबेट का यहाँ पे अंत कर रहा हूं, लेकिन अतीक अहमद पे दोबारा से डिबेट रखूंगा। अभी राजस्थान मुझे अपने दर्शकों को ले जाना पड़ेगा, माफी के साथ आपका शुक्रिया, आप आए। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉन पर बातचीत हो रही थी उत्तर प्रदेश के, और हम बातचीत यही कर रहे थे कि किसकी सरकार में इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ और कैसे आज डर लग रहा है जब बीजेपी की सरकार है। थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे पिछली सरकार में क्या था, इस सरकार में क्या है और आगे क्या हो सकता है। खैर अब आप सीधे आपको राजस्थान लिए चलते हैं। वंदे भारत ट्रेन का इस वक्त सौगात आम जनता को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को आपको सुनवाएंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएं। हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संसद में कहूँगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ थे उस जमाने से, मैं देख रहा हूँ ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं, और आज़ादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए हैं दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर में पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले, पाली के ही है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहाँ हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमुत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मेरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाड़मेर को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रिंगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ शिलान्यास हो गया, तो आखिर वो काम भी हमारा बाद में अटक गया।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, आपका आभार कि आप लोग आपने ये ट्रेन चलाई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था वो आप सुन रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट से वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है, मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा।
राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब ये तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान आने वाले सैलानियों का समय बचे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी की है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने किया है, वह वाकई स्वीकार करना होगा, यह काम अभूतपूर्व हुआ है। फरवरी में ही मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से के लोकार्पण के लिए दौसा आने का मौका मिला था। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के साथ ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लोगों को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। साथियों, हमारी सरकार रोड के साथ ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहले राजनीतिकरण हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं और विकास राजनीति के तहत नहीं होता, आम लोगों को विकास के तहत जोड़ा जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सीधे आपको लखनऊ भी लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती पर मूर्ति का अनावरण, साथ ही साथ आम लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का सीएम योगी की तरफ से अनावरण किया गया है। पुष्प अर्पित करते हुए आपको हम दिखा रहे हैं सब सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से। हालांकि लालजी टंडन की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अनावरण किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि तमाम अधिकारियों की मौजूदगी भी इस वक्त लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधी तस्वीरें हैं,
क्योंकि ये कहा जाता है कि अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आप स्वर्गीय लालजी टंडन की मूर्ति देख पा रहे हैं, जिसका अनावरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि तमाम अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उस जगह का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं जब अनावरण किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम प्रस्तावित था आज की तारीख पर, और आज की तारीख में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती है। और उसी अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ के अंदर मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस जगह का निरीक्षण करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और सीएम की तरफ से हालांकि ये कहा गया है स्वर्गीय लालजी टंडन के लिए ट्विटर के माध्यम से कि जिस तरीके से उनका स्वभाव था और साथ ही साथ जिस तरीके से वो काम किया करते थे वो कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरित करता है। लेकिन इस वक्त हम आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनकी मौजूदगी रही, लेकिन अब वहां से प्रस्थान करते हुए तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं लखनऊ से। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम के तहत पहुंचा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया। और साथ ही साथ कई अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तस्वीरें भी नजर आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब ये प्रस्थान की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद है। आप पुलिस की मौजूदगी देख पा रहे हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस की मौजूदगी रही। हालांकि वहां पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक भी दिया गया, लेकिन अब सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है और पुलिस की मौजूदगी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और लखनऊ के अंदर स्वर्गीय लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण किया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात पंजाब की भी करेंगे क्योंकि पंजाब से एक ताजा जानकारी आई और उस खबर को लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बठिंडा से ही खबर देंगे क्योंकि मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की खबर सामने आई। 4 लोगों की मौत की खबर सुबह तकरीबन 4:30 बजे फायरिंग बताई जाती है। हालांकि कोई आतंकी घटना नहीं है, ये कहा जा रहा है सादे लिबास में हमलावर था। गार्ड रूम से कुछ दिनों पहले राइफल गायब हो गई थी, ये जानकारी भी मिल रही है। हालांकि एसएसपी का बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं मिलिट्री स्टेशन में किस तरीके से फायरिंग होती है। सुबह तकरीबन तड़के 4:30 बजे का वक्त होता है और सादे लिबास में था स्टेशन में फायरिंग करने वाला शख्स। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, लेकिन अभी खबर जो ताजा मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस बाबत अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या कुछ बयान सामने आता है तो सबसे पहले JK24 न्यूज आपके सामने रखेगा और आपको दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जानकारी इस वक्त ताजा हम आपको दे रहे हैं, गार्ड रूम से कुछ दिनों पहले राइफल गायब हुई थी, इस बाबत जानकारी मिल रही है। ये बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग की खबर, 4 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलेगी पंजाब से